नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की बेहाली का नजारा कल रात डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने अपनी आंखों से देखा। इसका पूरा वीडियो मेरे पास में है। पीएमसीएच पटना का वो हॉस्पिटल है जहां पूरे बिहार से लोग बड़ी उम्मीद लेकर इलाज कराने जाते हैं। जब तेजस्वी यादव अचानक हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे तो जो उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लाशें पड़ी थी। मरीज जमीन पर पड़े करा रहे थे। मरीजों के तीमारदार, उनके घर वाले बेबस होकर इधर उधर भाग रहे थे। दवाओं के नाम पर हॉस्पिटल में सिर्फ सलाइन वाटर मिल रहा था। बुखार की गोली और दर्द की दवा दी जा रही थी। हॉस्पिटल में मरीज, नर्सेज और ट्रेनी डॉक्टर्स के भरोसे पड़े हुए थे। ड्यूटी डॉक्टर्स गायब थे। फार्मेसी का इंचार्ज गायब था। पूरा वार्ड सिर्फ एक नर्स के भरोसे था। जिस मरीज को आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत थी वो स्ट्रेचर पर वार्ड के बाहर पड़ा हुआ था। डॉक्टर तो दूर की बात, नर्स ने भी उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। उसके परिवार वाले जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उस पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। लोग किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, शायद डॉक्टर साहब आ जाएंगे। यह सब तेजस्वी यादव ने आधी रात के बाद अपनी आंखों से देखा जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ बिहार के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के बुरे हालात का जायजा लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के 17 साल के सुशासन का नमूना देखा। मरीजों की चीख पुकार सुनी। डॉक्टर तो थे नहीं, जो दिखा उसी से सवाल पूछे। वार्ड में बदबू इतनी ज्यादा थी कि तेजस्वी वहां ज्यादा देर रुक नहीं पाए। तो पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं जो तेजस्वी ने अपनी आंखों से देखी। तेजस्वी यादव आधी रात के बाद अचानक पूरे दस्ते के साथ अफसरों को बिना बताए पटना के हॉस्पिटल का दौरा करने निकल पड़े। पटना में तीन सरकारी हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया। सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच का नंबर आया। फिर वो गार्डिनर रोड हॉस्पिटल गए और उसके बाद उन्होंने गर्दनी बाग के सरकारी हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन किया। लेकिन चूंकि पीएमसीएच में तेजस्वी के दौरे की बात एडवांस में फैल गई थी, इसलिए 2 हॉस्पिटल्स में तो थोड़े बहुत इंतजाम हो गए थे, डॉक्टर्स भी पहुंच गए थे, लेकिन असलियत पीएमसीएच में दिखाई दी। तेजस्वी जैसे ही पीएमसीएच में घुसे तो हाल देखकर घबरा गए। कॉरिडोर में एक डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद तेजस्वी को समझ आ गया कि आगे क्या दिखाई देने वाला है। तेजस्वी यादव सबसे पहले जनरल वार्ड में पहुंचे। यहां मरीज को देखने के लिए डॉक्टर नहीं थे। परिवार वाले अपने मरीज की देखभाल कर रहे थे। मरीजों के तीमारदारों ने जैसे ही तेजस्वी को देखा तो शिकायतों का अंबार लग गया। बेड में गद्दे थे, साफ चादर और तकिया होने की बात तो दूर है, जो बेड थे वो भी टूटे फूटे थे। मरीजों को सलाइन वाटर की बोतल लगी थी, लेकिन उसे रस्सी के सहारे लाइट से बांधकर टांगा गया था। जिनको रस्सी नहीं मिली उनकी बोतल मरीज लेकर खड़े थे। वार्ड में जबरदस्त भीड़ थी और चारों तरफ गंदगी का आलम था। तेजस्वी के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। यूरिन की दुर्गंध आ रही थी। दवाओं की बदबू फैली थी। तेजस्वी से भी रहा नहीं गया। पूछ लिया, यहां सफाई नहीं होती क्या? वॉशरूम कहां है? यूरिनल है या नहीं? जवाब मिला, वॉशरूम तो है लेकिन जाने लायक नहीं है। मरीजों के परिवार वाले तो बाहर चले जाते हैं, सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मरीज को मजबूरी में हॉस्पिटल के वॉशरूम में ही ले जाना पड़ता है जहां बीमारियों का अंबार लगा है। तेजस्वी हॉस्पिटल के वॉशरूम को देखने गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे ही वार्ड से निकले
रास्ते में लाश पड़ी थी। वॉशरूम की बदबू कॉरिडोर तक आ रही थी। ये देखकर तेजस्वी वहीं से लौट गए। बाथरूम वगैरह सब आप लोग कहाँ करते हैं? बाथरूम तो इतना गंदा है सर। बाथरूम आप लोग महिला लोग कहाँ जाती है बाथरूम? बाहर 10 रुपए दे के जाते हैं बाथरूम। आप पेशेंट बाहर जाता है? नहीं अंदर में कहाँ कंडीशन आपको खूब दिखवाओ तो बहुत गंदा है। डेड बॉडी है क्या? हेलो जी देखिए ऐसे रहती है क्या ये? अभी क्यों नहीं इसको लेके गए? लावारिस है। कंट्रोल रूम तक जाने लगा। कहाँ है कंट्रोल? कंट्रोल रूम आगे है। और ये बंद क्यों किया हुआ है ये वाला? ये स्टाफ के लिए है। स्टाफ के लिए है। और मरीज कहाँ जाते हैं? मरीज का हुआ है। स्थिति है जाने लायक, यहाँ खड़े होने लायक स्थिति नहीं है। नहीं है सर। हाँ? सफाई वाला क्या आउटसोर्स किया हुआ है? सफाई वाला तो आउटसोर्स में है। नहीं है। स्थायी एजेंसी को कर्मचारी दिया गया है कि स्थायी है? अस्थायी तो नहीं है सर। एजेंसी को दिया हुआ है ना। आप साफ कर दी थी कोई महिला वहाँ गई? हाँ ये अभी यही बुलाइए। करी है। अब उसका ये सुपरवाइजर भी आया हुआ है सर। हाँ सुपरवाइजर सोना बुलाइए। सारा फोटो फोटो लोग का क्या होगा? लोग कहते हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, यहाँ गंदगी भरी है, मास्क लगाइए, यही में हो जाएगा। बिल्डिंग का भी बाहर से हम दवा लिए, पैसा लगा कर बताइए तो दवा नहीं मिल रहा है सर। दवा को कॉन्ट्रैक्ट पर दावे नहीं है तो किस काम के लिए यहाँ आएगा लोग? उनको दवा नहीं मिला, बाहर से मिला, पैसा लगा कर लेना पड़ा। अरे इधर आओ। तुम लोग स्टाइपेंड बढ़ाए ना। तेजस्वी का मूड देखकर, पीएमसीएच के स्टाफ की हालत देखकर मरीजों के तीमारदारों की हिम्मत बंधी। मरीजों के परिवार वालों ने बोलना शुरू किया। एक बार शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ तो तेजस्वी के लिए वहां रुकना मुश्किल हो गया। जिन हालात में मरीज पड़े थे वहां तो उनका बचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। मरीजों के परिवार वालों ने कहा कि गरीब हैं, महंगी दवाएं खरीद नहीं सकते, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन यहां न दवा है, न डॉक्टर है, न नर्स देखती है, न कोई कर्मचारी सुनता है। जो भर्ती हो गया उसे बेड मिलना मुश्किल है। अगर बेड मिल गया तो डॉक्टर देख लेगा, इसकी उम्मीद कम है। अगर किस्मत से डॉक्टर साहब आ गए, दवा लिख दी, तो दवाएं मिलना नामुमकिन है। इतने पैसे होते नहीं कि बाहर से दवा खरीद लाएं, इसलिए फिर मरीज भगवान भरोसे होता है। जिसके पास दवा खरीदने के पैसे हैं, बस उसी मरीज के घर वापस जाने की थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। क्या तकलीफ है? आम के लिए दो। ये मसला टंगा हुआ ये देखिए ना। दवा का सबसे ज्यादा कल सब लोग को बुलाए। हमको दवा नहीं मिला, बाहर से मिला, पैसा लगा कर लेना पड़ा। अरे इधर आओ। नहीं हमको मिला है दवा, क्यों? बताइए, कितना गंदगी है? मास्क लगाने के लिए बोल दिया जाता है, मास्क नहीं लगाए, गंदगी को मास्क क्यों लगाए? गलत बोल रहे हैं तो बोलिए हमको। बाहर से बुलाए। और कौन सा दवा पा? मरीजों की बात सुनने के बाद तेजस्वी यादव को लगा कि शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम दवाओं की है। मरीजों को दवाएं नहीं मिलती, इसलिए तेजस्वी वार्ड से निकलकर फार्मेसी में पहुंचे। नियम के मुताबिक, सरकार की नीति के मुताबिक मरीजों को सारी दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। 600 किस्म की दवाएं सरकारी हॉस्पिटल की फार्मेसी में मौजूद होनी चाहिए। डॉक्टर्स की कोशिश यह होनी चाहिए कि वही दवाएं लिखें जो हॉस्पिटल की फार्मेसी में हैं, जिससे मरीजों को दवाएं बाहर से न खरीदनी पड़े। लेकिन जब तेजस्वी फार्मेसी में पहुंचे तो मैनेजर गायब था। पता लगा कि नाइट में मैनेजर होता ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 2 लोगों के भरोसे फार्मेसी चलती है। तेजस्वी ने पूछा, दवाओं की लिस्ट कहां है जो फार्मेसी में है?
तो पता लगा ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तेजस्वी ने पूछा कितनी तरह की दवाएं स्टॉक में हैं, तो जवाब नहीं मिला। बहुत जोर डाला तो फार्मेसी में मौजूद व्यक्ति ने बताया कि 600 नहीं 46 तरह की दवाएं हैं। पूछा कौन कौन सी 46 दवाएं हैं, तो बताया गया कि वो लिस्ट तो सुबह मिल सकती है जब इंचार्ज साहब आएंगे। इसके बाद तेजस्वी के पास वहां से वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या क्या होना चाहिए आप लोग क्या क्या कौन सा दवा बोलोगे? एक वो चाहिए, लेम कैसे? ये आप लोग कैसे हैं? यहाँ के स्टाफ हैं या आउटसोर्स हैं? ये फार्मासिस्ट हम लोग हैं सर। आप लोग किसका ड्यूटी करते हैं? कितने फार्मासिस्ट हैं आप लोग? यहाँ तो एक से दो एक से सरकारी क्या क्या दवा होना चाहिए? दवा का लिस्ट है? कौन सा 48 200 तरह का दवा, 300 तरह का दवा, 600 तरह का दवा की है। सूची है आपके पास? सूची तो मॉर्निंग में सर। हाँ, इंचार्ज तो मॉर्निंग में बात होती है। अरे रात में भी तो दवा चाहिए होती है। दवाई तो है, सूची होगी। हाँ है सूची। दीजिए ना, सूची एक दवाई दे। सूची कहाँ है जो मैंडेटरी है, जो कितना प्रकार की दवा है यहाँ? इनका नाम लिखिए। 48 सर। आपका नाम बताओ। दोनों लोगों का नाम लिखिए। क्या नाम आपका? अधिकांश लोग तो बोल रहे हैं कि दवा का यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बाहर से खरीदना पड़ रहा है। कोई लिस्ट नहीं है? फार्मासिस्ट हैं आप? लिस्ट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन वाला अभी बाइक से आ रहा है। और दूसरा जो है आपका हेल्थ मैनेजर नहीं, रात को कभी नहीं रहा, कोई पोस्ट नहीं। हमारे पास जो हेल्थ मैनेजर है, तो नर्स क्या देखेगा इसमें कंट्रोल में? ये तो गलत बात होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आप जनता को बताओगे ना ये दवा है हमारे पास दवा है। तो जनता को आप दिखाते हैं। सूची लगी हुई है, नहीं लगी? कितना दवा है, कितना प्रकार का दवा है बताओ तुम्हारे पास? 48 तरह दवा है। कितना दवा हम लोग लिस्टेड किए? 200 तो कुछ था, 600 हम बढ़वाए अभी। सर 72 दवा हम लोग आउटडोर में अभी 81 दे रहे हैं। आप मतलब प्रोफेशनल से दवा हमको जो मिल रहा है वही सारा रिकॉर्ड कर लीजिए, कल बैठक में सारी बातें होंगी। अभी मैक्सिमम दवाई मैक्सिमम पेशेंट्स का कहना है कि खाली सिरिंज और जो पानी है 4 तरह 5 तरह का दवा मिलता है, सब हमको बाहर से लाना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम एंटीबायोटिक तो आपका है 5-6 का है। एंटीबायोटिक सर तो कैसे कर रहे हैं सर? आप पेशेंट के साथ घूम लीजिए अभी दोबारा राउंड। जिस हॉस्पिटल की बदहाली में आपको दिखा रहा हूं, ये पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। ये 1675 बेड का हॉस्पिटल है। सरकार ने बेड्स की संख्या बढ़ाकर 5462 बेड्स तक करने का लक्ष्य रखा हुआ है। पीएमसीएच के लिए पिछले साल बिहार सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए का बजट रखा था। इस हॉस्पिटल में 4000 मरीज रोज आते हैं, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में रात के वक्त न डॉक्टर मिले न दवाएं मिली। हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने यह भी देख लिया कि हॉस्पिटल की फार्मेसी में दवाई नहीं है, जो थोड़ी बहुत है भी वो मरीजों को नहीं दी जाती। इसके बाद तेजस्वी डॉक्टर्स के चेंबर में पहुंचे। हेल्थ मिनिस्टर साहब सोच रहे थे जब हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, मरीजों को दवाई नहीं मिल पाती, तो डॉक्टर साहब इलाज कैसे करते होंगे। लेकिन तेजस्वी उस वक्त परेशान हो गए, एम्बेरस हो गए, जब डॉक्टर्स के ड्यूटी रूम में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं मिला। 2 जूनियर डॉक्टर्स बैठे थे। तेजस्वी ने उनसे पूछा कि ड्यूटी डॉक्टर कौन है। जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि वही देख रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, ड्यूटी पर हैं। तेजस्वी ने फिर पूछा ड्यूटी डॉक्टर कहाँ है, क्या नाइट में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता? तब जाकर जूनियर डॉक्टर ने बताया कि नाइट में डॉक्टर साहब हैं तो सही, लेकिन खाना खाने गए हैं। इसके बाद तेजस्वी एक और वार्ड में पहुंचे। वहां भी यही हाल था। पूरा वार्ड नर्सेज के भरोसे था, कोई डॉक्टर नहीं था। फिर आप लोग स्ट्राइक पे चले जाइए, फिर बोलेगा स्ट्राइक पर बढ़ाइए, तो कैसे चलेगा? अभी आप लोग का बढ़ा है 20,000 हुआ कि नहीं? इंटर्न वाले ये लोग कौन है? ये तो पीजीटी वाले, इंटर्न्स वाले हैं। लोग का नाम था, लोग का कैसे पहले बढ़ाया है 84 स्टैंडर्ड बढ़ रहा है।
इन लोगों का भी हालत बेचारे स्टाफ भी है, तो आप एक बार वॉशरूम चलिए आप करके आइए। जब डॉक्टर आई इस वार्ड पे कौन सा वार्ड है? टाटा वार्ड कौन आप लोग तो पीजी है, आप लोग का इंचार्ज कौन है? वार्ड को कौन से आपको पेशेंट्स ट्रीट करते हैं ना, बट ये वार्ड को कोई कंट्रोल कर रहा है अभी? सीनियर डॉक्टर कौन सा कक्ष है? खाना खाने गए हैं कौन सा? 11 बजे नाइट डॉक्टर सीनियर कोई कंट्रोल करता है, क्या नाम है? नाइट ड्यूटी में कोई नहीं, बस आप लोग कौन आप लोगों का नाम बीच में देखता होगा ना, तो कंट्रोल करता हुआ कुछ चल रहे। सीनियर डॉक्टर है कोई? डॉक्टर सीनियर रेगुलर डॉक्टर कौन है? एक बात और समझ लीजिए, बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 36 वार्ड हैं। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के कुल 586 पोस्ट हैं, लेकिन फिलहाल 331 डॉक्टर हैं, 255 पद खाली हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी ड्यूटी पर आते हैं या नहीं, ये तेजस्वी ने खुद देख लिया। इसके बाद तेजस्वी यादव के पास देखने सुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उन्होंने पूछा कि पीएमसीएच का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कौन है, वो कहां है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पौन घंटे से हॉस्पिटल में थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट साहब वहां पहुंचे नहीं। फोन लगाया गया, तेजस्वी ने बात की, कहा जल्दी आइए, अपने हॉस्पिटल का हाल तो देखिए। इतना कहकर तेजस्वी पीएमसीएच के कंट्रोल रूम में पहुंचे। यहां मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्टर्स का रोस्टर होता है, ड्यूटी डॉक्टर्स के नंबर होते हैं, लिस्ट होती है, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का पूरा ब्यौरा होता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न मरीजों की लिस्ट थी, न ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स की। तेजस्वी ने पूछा कि कंट्रोल रूम का इंचार्ज कौन है, नाइट में मेडिकल ऑफिसर कौन है। पता लगा कोई नहीं है। फिर जो शख्स कंट्रोल रूम में बैठा था उससे पूछा आप कौन, तो जवाब मिला मेल नर्स। तेजस्वी ने पूछा कि नर्स का कंट्रोल रूम में क्या काम, तो जवाब मिला अब यही ड्यूटी है तो क्या करें। आज हेल्थ मैनेजर कौन है यहाँ का? किसकी ड्यूटी थी वो बताओ ना यार। हेल्थ मैनेजर कौन? हेल्थ मैनेजर में किसी की ड्यूटी नहीं है। और दिन में किसकी रहती है? दिन में संजय मांझी है, वो आते हैं वो हेल्थ मैनेजर हॉस्पिटल में है। रात में मतलब भगवान भरोसे स्टाफ में सकते हैं। मतलब हेल्थ मैनेजर ने एक नर्स को दे दिया ड्यूटी पे, कंट्रोल देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का। कंट्रोल रूम में नर्स क्यों रखा जाता है? चलिए एक आप नर्स हैं, व्हाट क्या काम है? आपको कंट्रोल रूम में डाल दिया, नाइट ड्यूटी डाल दिया। सुपरिटेंडेंट को ये बुलाइए, ठाकुर को अटेंडेंस लाइए, सबका रोस्टर लाइए। हाँ सिस्टर, वो अटेंडेंस रजिस्टर लेके आ रही है ना सिस्टर लोग का, डॉक्टर लोग का। हाँ डॉक्टर लोग का कहाँ है रोस्टर? हाँ सर 108। तो आप 108 क्यों बोल रहे हैं? 108 कहाँ है? सिस्टर को सर इधर बनता है 108 है कहाँ? कंट्रोल रूम। नहीं अलग अलग क्यों बनते हैं? सर शुरू से अलग ही बनता है। अब मैं आपको तेजस्वी यादव के हॉस्पिटल के निरीक्षण की सबसे चौंकाने वाली बात बताता हूं। जब तेजस्वी यादव हॉस्पिटल से निकल रहे थे, उनकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। उन्होंने पूछा ये किसका कमरा है? बहुत बार पूछा तो बताया गया कि डॉक्टर्स का रूम है। तेजस्वी ने कहा इसे खुलवाइए। कमरा खुलवाया गया तो जो दिखा वो तो आश्चर्य में डालने वाला था। कमरे में डॉक्टर साहब सो रहे थे, बाकायदा बेड था, मच्छरदानी लगी थी और डॉक्टर साहब आराम कर रहे थे।
सोए हैं सो रहा है क्या? नहीं सर। लग तो रहा है, नहीं लगा है भाई। सो रहे हैं। और कौन है यहाँ? दिखाइए कौन कौन है? हाँ यहाँ पर हम लोग का पेशेंट वगैरह कोई नहीं है? कॉरिडोर में लाश पड़ी थी, फार्मेसी में दवा नहीं थी, मरीज बेहाल थे, तीमारदार परेशान थे, नर्सेज डॉक्टर का काम करने की कोशिश कर रही थी और डॉक्टर साहब सो रहे थे। इसके बाद तो हॉस्पिटल में देखने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए तेजस्वी यादव बाहर निकल गए। बाहर निकलकर तेजस्वी ने कहा कि जिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर थे वहां मरीज नहीं मिले, जिस पीएमसीएच में सबसे ज्यादा मरीज होते हैं वहां न डॉक्टर मिले न दवा मिली। अब एक्शन के सिवाय बचता क्या है? एक्शन तो करना पड़ेगा और कार्रवाई तो होगी। 2 अस्पताल में तो डॉक्टर थे, पेशेंट नहीं थे, फिर भी वहाँ दवा वगैरह था, कर्मचारी थे। मतलब कोई पेशेंट आता है तो अटेंड करने की ये लोग थे। लेकिन पीएमसीएच के खास तौर पे डाटा वार्ड जो है वहाँ की हालात जो है पत्थर थे। हमें सूचना मिली थी क्योंकि वहाँ गरीब लोग जो हैं, ज़्यादातर मरीज़ अलग अलग ज़िलों से बिहार के लोग आते हैं, तो हम लोग जाकर के देखना था कि भाई क्या दिक्कत है। सूचना के आधार पे प्रैक्टिकली जाके देखे, चाहे दवा की बात हो, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, साफ़ सफाई नहीं था, पेशेंट जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हर चीज़ में जो है लापरवाही देखी गई। तो इसको हमने बोला, सुपरिटेंडेंट को भी बुलाया, जिम्मेवारी बनती है आपकी, कार्रवाई होगी। जो लापरवाही नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं था, झूठ बोल रहे थे लोग, साफ झूठ जो है पकड़ा गया, तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, और हैरानी की बात है कि जिन डॉक्टर साहब के कंधों पर बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, वो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि काफी कमियां मिली, ये ठीक नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। पीएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंद्रशेखर ठाकुर को भी कल रात फोन करके तेजस्वी ने बुलवाया था। एमएस को ही डॉक्टर की ड्यूटी देखनी होती है, डॉक्टर आ रहे हैं या नहीं ये देखना होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी में दवाएं हैं या नहीं, साफ सफाई है या नहीं, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। पीएमसीएच में कुछ नहीं था, लेकिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी। हम लोग एक्शन लेंगे, जो भी सरकार है तो उसके साथ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर चीज में कमियां देखी जा रही है। यहाँ तो हर चीज में कमियां, न साफ न सफाई, बाथरूम आप खुद भी गए थे देखने। नहीं, ठीक है। कहाँ है रजिस्टर का आपका मेडिकल, कहाँ है आपका? तो क्या आगे क्या करेंगे? एकदम कराई करेंगे, एक्शन लेंगे। तेजस्वी तो आधी रात के बाद चले गए। उम्मीद थी कि हालात थोड़े बहुत सुधरेंगे। मैंने अपने संवाददाता नीतीश चंद्र को पीएमसीएच भेजा तो नीतीश को कैमरे के साथ हॉस्पिटल में जाने की इजाजत नहीं दी गई। नीतीश ने उन लोगों से बात की जो हॉस्पिटल से डॉक्टर को दिखाकर बाहर निकल रहे थे। इन लोगों ने बताया कुछ नहीं सुधरा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसी को कोई डर नहीं है, वही हाल है, न दवा मिली न डॉक्टर मिले। कुछ दवाई तो मिल रही है और कुछ और उसके अलावा बाहर से लाना पड़ता है। कितनी दवाइयाँ बाहर से लाने जा रहे हैं? अब तो 3 या 4 है, इसी तरह का कुछ है। पेशेंट को लेके आए हैं, जांच के लिए जो है 600 रुपया दिए हैं, लिए हैं अभी। जांच का बाहर से कहे जो ले आइए तो 600 रुपया। जांच की सुविधा नहीं बताया क्या? जांच तो कर दिए, लेकिन कहे जो आपको किट बाहर से लेना होगा। मेडिसिन अगर डॉक्टर साहब कुछ भी लिखे हैं अगर, तो जाइए मेडिसिन लेने के लिए, तो मात्र 2 से 3 मेडिसिन मिलता है। जैसे पानी हो गया, सिरिंज हो गया,
उसके अलावा जो भी महंगी दवाइयाँ हैं वो बाहर से खरीदना पड़ता है। अभी तक खाने के लिए तो हम बाहर से दवा लाए हैं। इसमें देखिए जितना इसमें जितना है ये सब बाहर से लाए हैं। और इसमें से क्या कहता है, ऊपर से क्या कहता है, हम मिला है कहता है 2 दवा, बाकी कहता है नीचे में कहता है 2 दवा जो है कहता है बाहर से लाए हैं। यानी करीब 1500-1700 रुपया के बाहर से लाए हैं। अभी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिली ना, नहीं मिलता ना, मेडिकल टाइम से मिलता है ना, डॉक्टर होते हैं सजेस्ट हमें कौन बताएंगे क्या कैसे करना है, रिपोर्ट हमें जब टाइम से नहीं मिलता। तो यहाँ पहले तो गर्मी से मर जाएगा वो, और उसको सही व्यवस्था नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ सफाई सही नहीं है, काफ़ी गंदगी है। गंदगी तो है ही सर, आप खुद देख लीजिए। ये बात सही है कि जहां हाल इतना बुरा है वहां रातों रात तो सुधार नहीं हो सकता। पीएमसी का हाल देखने के बाद आज तेजस्वी ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों और सिविल सर्जन्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है, लेकिन भरोसा रखिए हालात को सुधारेंगे। सभी सिविल सर्जन से लेकर मेडिकल कॉलेज के लोगों को बुलाया गया था और हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है 60 दिन का। उसको देते हुए हम लोगों ने निर्देश किया है और सारी समीक्षाएं जो हैं लगातार चल रही हैं और बेहतर स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर और कैसे बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम और लोगों को सेवा बेहतर कैसे हम दें, इसको लेकर के सभी लोगों को बुलाया गया। क्योंकि कल तो हम जा कर के देख के आए एक पीएमसीएच का वार्ड क्या स्थिति थी वहाँ, तो सब लोगों को हमने बोला ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें चलिए सुधरेगा, ज़रूर सुधरेगा। सब लोगों को अब जिम्मेवारी मिली है तो हम लोग इस काम को करेंगे। मैं तेजस्वी यादव की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम कोशिश तो की, शुरुआत तो की। उन्होंने ये कहा है कि पीएमसीएच में जो भी दिक्कत है उसे वो जल्दी सुधार देंगे, लेकिन हालात को सुधारना इतना आसान नहीं है, ये भी तेजस्वी को समझना पड़ेगा। आज शाम पीएमसीएच से फिर बुरी खबर आई। आज डॉक्टर्स और मरीजों के रिश्तेदारों के बीच इस हॉस्पिटल में मारपीट हो गई। चाइल्ड वार्ड में एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिवार वालों का आरोप था कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की, वक्त पर बच्चे का इलाज नहीं हुआ। जब बच्चे के परिवार वाले रोने चिल्लाने लगे तो दूसरे मरीज भी इकट्ठा हो गए। नाराजगी सबको थी, परेशानी सबको थी। पहले तो डॉक्टर्स के साथ नोकझोंक हुई, लेकिन फिर नौबत मारपीट तक आ गई और इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। ये कैसा हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है, चारों तरफ बदबू फैली है, कॉरिडोर में लाशें पड़ी हैं। ये इलाज करने की जगह है या मौत की दुकान? अच्छा हुआ कि तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू के काम का नजारा अपनी आंखों से देखा, इस दर्द को महसूस किया। क्या बिहार में कोई गरीब बीमार हो जाए तो उसे इलाज का अधिकार नहीं है? और आज बात सिर्फ इलाज की नहीं है, बिहार में तो आम आदमी को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी नहीं है। आज पटना से कई सारी परेशान करने वाली खबरें आई हैं। पटना में बीच रोड पर 2 लोगों की हत्या हो गई। सीवान में एक पुलिस वाले को मार डाला गया। एक खनन इंस्पेक्टर ने धमकी मिलने के बाद अपने लिए सिक्योरिटी की मांग की। हत्या और रंगदारी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? अपराधी इतनी बेलगाम क्यों हो गए हैं? क्या पुलिस और प्रशासन का डर खत्म हो गया है? ज्यादातर लोग कहते हैं कि बिहार में न हॉस्पिटल की बेहाली कोई नई बात है, न हत्या और रंगदारी कोई नई चीज है। लोग कहते हैं आप किस किस बात का रोना रोएंगे, बिहार में तो यह होता ही रहता है, नॉर्मल बात है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें सुशासन बाबू कहने का खिताब किसने दे दिया? सवाल तो यह कि अगर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल है तो उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार नहीं तो और कौन है? लेकिन नीतीश कुमार को अगर यह लगता है कि बिहार में ये सारी समस्याएं इसलिए हैं कि देश में विरोधी दल इकट्ठा नहीं है, तो उन्हें जरूर सबको इकट्ठा करना चाहिए।
अगर नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार की हालत तभी सुधरेगी जब शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी एक साथ आ जाएंगे, तो उन्हें सबको एक मंच पर अवश्य लाना चाहिए। शायद नीतीश कुमार बिहार की बेबस जनता के कल्याण के लिए ऐसे ही किसी चमत्कार की उम्मीद में पिछले 3 दिन से दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार अपने दिल्ली के दौरे से खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। आज नीतीश कुमार ने सीपीआई एमएल के लीडर दीपंकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। इसके बाद वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। शरद पवार से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि ज्यादातर विरोधी दलों के नेताओं से बात हो गई है, जिनसे नहीं हुई है उनसे हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के मुद्दे पर सारे दल एक मत हैं। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस भी ऑपोजिशन के अलायंस में आने को तैयार है। जब सोनिया गांधी विदेश से वापस लौटेंगी तो उनसे भी मिलेंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि वैसे तो अलग अलग बैठकों में विरोधी दलों के नेताओं से सारी बातें हो गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऑपोजिशन के लीडर्स की एक ज्वाइंट मीटिंग भी करेंगे। जिलों में और देश में विभिन्न पार्टियों की उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकता हो जाएगी ना, इस पर सब लोगों की मानसिकता है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है सब जगह, तो ठीक ही है। तो आगे चल करके फिर सब लोग सोचेंगे और अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे सब पार्टियों को मिलना है, उनके खिलाफ वाले को, ये आगे होगा। हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। और एक बात ये भी कह दिया है हमने कि भाई एक साथ हो करके अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा और बहुत अच्छा होगा। और अभी ये लोग तो कोई काम कर नहीं रहे हैं देश का, ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इनका चल रहा है। तो इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये लोग तो कुछ काम कर नहीं रहे, उनका मतलब है कि मोदी कुछ काम तो नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन बिहार में 17 साल में नीतीश ने कितना काम किया है, इसका एक नजारा मैंने आपको दिखा दिया। अब नीतीश कह रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन पार्टी एक साथ आएंगी, लेकिन सवाल है कि बंगाल में ममता और लेफ्ट को कैसे साथ लाएंगे? दिल्ली, गुजरात और पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी का पैचअप कैसे होगा? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक छतरी के नीचे कैसे आएंगे? नीतीश से ये सारे सवाल पूछे गए तो नीतीश ने कहा कांग्रेस तैयार है, बात हुई है, बाकी सोनिया गांधी वापस आएंगी तो और बात होगी, सब हो जाएगा। सब समझ रहे हैं बीजेपी को रोकना है तो साथ आना जरूरी है। मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई हुई हैं तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। तो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों को साथ लाने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, हम तो देखिए सब तरह की कोशिश में लगे हैं। आज जितना चाह रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो आप जान लीजिए अपने राष्ट्र के हित में। अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई है, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी बैठेंगे। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो तो सिर्फ विरोधी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये बात सब जानते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। नीतीश कुमार अपनी बातों से कैसे पलटते हैं, वो अपने आप को असल में तो ऑपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसीलिए आज बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुछ भी कर लें, न विरोधी दल उन्हें अपना नेता मानेंगे और न जनता नीतीश को स्वीकार करेगी। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थ यात्रा पर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है
न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा। मोटी सी बात है कि दिल्ली में जिन जिन नेताओं से नीतीश मिल रहे हैं वो सब मोदी को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी में अकेले इतना दम नहीं है कि मोदी को हरा पाए। सबको लगता है अगर इकट्ठे आ गए तो पुराना जमाना लौट आएगा, लेकिन जो लोग देश की राजनीति को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि अब जमाना बदल गया है। कोalition की राजनीति से परेशान हो चुकी जनता पिछले 2 चुनावों में एक पार्टी की सरकार दे चुकी है और लोग मानते हैं कि देश में एक स्टेबल सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए, तो किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी होना जरूरी है। और विरोधी दलों के नेता मान चुके हैं कि अकेले दम पर मेजॉरिटी की बात सोचना भी बेकार है। जो होगा मिलकर होगा, कोalition में होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नीतीश जिन नेताओं से दिल्ली में मिले, मुलाकात के बाद उनमें से सिर्फ डी राजा, सीताराम येचुरी, शरद यादव जैसे नेताओं के ही बयान आए। जो नेता खुद को मोदी का विकल्प मानते हैं वो कुछ नहीं बोले। केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, शरद पवार खामोश रहे। राहुल गांधी से मिलने के बाद नीतीश तो बोले, लेकिन राहुल ने चुप्पी साध ली और राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। नीतीश कुमार विरोधी दलों को जोड़ने में लगे हैं तो राहुल गांधी भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च किया गया है। अब की बार राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल कांग्रेस के 118 नेताओं के साथ 150 दिन में करीब 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर श्रीनगर में जाकर यह यात्रा खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी आज श्री पेरुंबदूर में उस घटनास्थल पर गए जहां आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल ने ट्वीट किया कि उन्होंने अपने पिता को नफरत की राजनीति की वजह से खोया, लेकिन वो अपने देश को नफरत की राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वो नफरत को प्यार से जीतेंगे। इसके बाद कन्याकुमारी में राहुल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो पूरे देश में अपनी विचारधारा थोप सकती है, लेकिन इस देश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। Today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. The problem is they do not understand the Indian people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रोज सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक पैदल चलेंगे। उनके साथ कांग्रेस के 118 नेता होंगे। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी भी राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रही हैं। विजय लक्ष्मी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी किसी होटल में नहीं रुकेंगे, कंटेनर में सोएंगे। 50 कंटेनर उनके साथ चलेंगे। इन कंटेनर्स में कांग्रेस के नेताओं के रहने, खाने पीने और सोने के सारे इंतजाम हैं।
अपनी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रात को ना तो किसी होटल में रुकेंगे ना किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। रुकने की व्यवस्था जो है वो इस तरह के कंटेनर्स में की गई है। और अभी देखिए कन्याकुमारी में ये तमाम कंटेनर्स पार्क हैं क्योंकि तकरीबन 118 के करीब भारत यात्री हैं और तमाम भारत यात्री जो हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में रात को आराम करेंगे। और दिन में भी यात्रा जो है वो 3 घंटे चलेगी, फिर उसके बाद में रेस्ट का समय होगा और फिर शाम को 3 घंटे यात्रा होगी। तो उस दौरान जो बीच में दिन में रेस्ट का समय है वो तमाम जो भारत यात्री हैं वो रेस्ट जो है वो दिन में भी इन्हीं कंटेनर्स में करेंगे और रात को जो सोने की व्यवस्था है वो किसी और जगह पर नहीं होगी। ये कंटेनर्स लगातार पूरे 150 दिन तक इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने परिवार बचाओ यात्रा का टाइटल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 1947 में भारत टूटा था, पाकिस्तान बना था, इसलिए अगर भारत को जोड़ना है तो फिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में निकालनी चाहिए। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। अभी राहुल गांधी को फिर से लाने का तैयारी वही है। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को ये यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कांग्रेस के नेताओं को चुभ गई। कई नेताओं ने रिएक्ट किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं। आरएसएस के ऑफिस में उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देख लिया होगा, इसलिए भारत पाकिस्तान को मिलाने की बात कह रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। ये पाकिस्तान मतलब वो उसी लाइन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत ख़राब हो जाएगी। जब यही नफरत फैला रहे हैं तब तो फिर स्थिति भयावह हो जाएगी इनके दृष्टिकोण से। इसके बाद जयराम रमेश ने और इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने तो हिमंता बिस्वा शर्मा को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कहने लगे कि हिमंता माइग्रेंट लीडर हैं, अभी बीजेपी में गए हैं, इसलिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो रोज राहुल और कांग्रेस की आलोचना करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा कौन है कौन? कहां से आए हैं? अभी तो माइग्रेंट लेबर हैं वो बीजेपी में, और उनको रोज बयान देना पड़ता है अपनी वफादारी के सबूत देने को आरएसएस और बीजेपी के लिए। तो मैं हिमंता बिस्वा शर्मा क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। पर हम भारत में रह रहे हैं और हमें हमारी राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हिमंता बिस्वा शर्मा से नहीं मिलनी है। हम जानते हैं उनके बैकग्राउंड कहाँ है, किन संगठनों के साथ वो जुड़े हुए थे, वो हम भी जानते हैं। मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सब लोग जानते हैं। हिमंता ने भी जयराम रमेश को उन्हीं के अंदाज में तुरंत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वो भी किसी जयराम रमेश को नहीं जानते। पहले मुझको आप बताइए, ये बार बार आप लोग जयराम रमेश का बात बोलता है, वो है कौन? असम में कोई रहता है, कौन है कौन? इसका बारे में मेरा तो कोई आइडिया नहीं है। अरे कांग्रेस का लीडर का नाम कौन अभी याद करते हैं? आपने सर इसको सर कॉमेडी तो आप बार बार ये बोलते रहे जयराम रमेश, और व्यक्ति कौन है? मैं जब कांग्रेस का समय में
मैंने ऐसा कोई व्यक्ति का साथ बहुत ज्यादा क्लोज लिस्ट में मैं नहीं आया था। और कौन है मैं जानते भी नहीं हूँ। सर आपने सर इसको सर कॉमेडी ऑफ द सेंचुरी कहा है। ये कॉमेडी नहीं है क्या? आप ही देश को तोड़ा था 1947 में, और देश को तोड़ने के बाद अभी बोल रहे हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूं। कांग्रेस ने बड़े धूमधाम से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। 150 दिन का डिटेल प्रोग्राम बनाया है, काफी तैयारी की है, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा सवाल इस यात्रा के नाम को लेकर उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, उसके बाद भारत को जोड़ने की बात करें। जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले हैं, और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयानबाजी तो होगी, तंज भी कसे जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ऐसी यात्रा निकालना एक अच्छा कदम है। राहुल को देश को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, इसीलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो के साथ साथ अपनी पार्टी को जोड़े रखने के लिए भी कोशिश करनी होगी। यह सोचना होगा कि कांग्रेस के इतने सारे नेता, इतने सीनियर लोग पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। यह सोचना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों हुई, और इस बात की भी चिंता करनी होगी कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है, आम आदमी पार्टी उसका फायदा उठाने पहुंच जाती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तो केजरीवाल ने भी एक यात्रा शुरू की है। अरविंद केजरीवाल की यात्रा का नाम है मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा। केजरीवाल ने अपनी यात्रा हरियाणा के हिसार से शुरू की है, लेकिन केजरीवाल राहुल गांधी की तरह पैदल नहीं चलेंगे। वो अपनी यात्रा के तहत अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि भारत के पास दुनिया का नंबर 1 देश बनने का टैलेंट है, लेकिन अब तक जो राजनीतिक दल और नेता सत्ता में रहे, उन्हीं के कारण भारत पिछड़ा है। अब अगर जनता एकजुट हो जाए तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? हमारे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट टैलेंट है दुनिया का। फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी मिशन पे हम लोग निकले हैं। हम लोग देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य के अंदर जाएंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहते हैं, आप सब लोग इस मुहिम से जुड़िए। इसके बाद केजरीवाल अपने फेवरेट टॉपिक यानी दिल्ली के स्कूलों पर आए। केजरीवाल ने कहा अगर आजादी के बाद एजुकेशन पर ध्यान दिया गया होता तो देश नंबर 1 होता। उन्होंने दिल्ली में करके दिखा दिया। और इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। लगता है 1947 में हम लोगों से एक गलती हुई थी। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद भारत को सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा पे देनी चाहिए थी। 1947 में ही हमें मिशन मोड में, वॉर मोड में हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल, फ्री शिक्षा, शानदार शिक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 सितंबर को ऐलान किया कि 14,500 स्कूलों को केंद्र सरकार पूरे देश में
अपग्रेड करेगी, बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं उनको। लेकिन देश में 10 लाख 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अगर 14,500 स्कूलों को किया जाएगा तो 100 साल लग जाएंगे सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने में। अब भारत इंतजार नहीं कर सकता। 130 करोड़ लोग बेचैन हो रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, मैंने आज ही चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, कि सारी राज्य सरकारों को एक साथ लीजिए और वॉर मोड में, मिशन मोड में हम अपने 10 लाख सरकारी स्कूलों को 5 साल के अंदर ठीक करके दिखाएंगे। इसका प्लान बनाते हैं। सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे। दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, पूरे देश के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। जो मदद हमसे चाहिए हम उसको करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हमने कम पैसे में और बहुत शानदार स्कूल बना दिए। केजरीवाल मोदी सरकार की जिस योजना की बात कर रहे हैं, उस पीएम श्री योजना के तहत सरकार देश के 14,500 स्कूलों को मॉडर्न बनाएगी। प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया प्रोग्राम को कैबिनेट ने आज ही मंजूरी दी है। इस प्लान के तहत स्कूलों में स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे। इन्हें ग्रीन स्कूल के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट रिसाइकलिंग और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और ई लाइब्रेरी होगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं उनके लिए क्या कहा जाए। जो लोग न स्कूल बना पाए, न टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर पाए, वो इस तरह के मामलों में न बोलें तो बेहतर होगा। लोग काम करते हैं, कुछ लोग बयान देते हैं। वो बयान बहादुर कुछ लोग होते हैं। जो बयान बहादुर साहब का चिट्ठी आप लोगों के माध्यम से हमने अभी पढ़ा और थोड़ा समझने का कोशिश किया। ऐसा हिंदी साहित्य में कहा जाता है क्या? सरकारी स्कूल किसी कबाड़ खाना से ज्यादा खराब है। एक राज्य की जिम्मेवार व्यक्ति बयान बहादुर अगर स्कूल्स को कबाड़ खाना कहते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं चिंता में रहता हूं कि ये किस प्रकार की भाषा यूज किया जाता है शिक्षा जगत में। जो लोग शिक्षा को अपना एक बड़ा ब्राउनिंग पॉइंट मानते हैं, उनकी मैं बहुत ज्यादा नहीं 4 पॉइंट उन्हीं की तथ्य के ऊपर रखता हूं। जब ये लोग सत्ता में आए तब दिल्ली में सरकारी स्कूलों में जितना एनरोलमेंट होता था, आज उस एनरोलमेंट की संख्या घटी है। हम 500 मॉडल स्कूल बनाएंगे। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि 500 छोड़िए, सरकार तो शायद 6-7 साल हो ही गया ना, इस 7-8 सालों के अंदर 500 छोड़िए 63 स्कूल खोले हैं। विद्यार्थी घटे हैं, स्कूल नहीं खोले हैं। शिक्षा विभाग की वेबसाइट से यह पता चलता है दिल्ली में स्कूल्स नहीं बने हैं जितना वादा था। पैसा होने के बाद प्रिंसिपल नहीं नियुक्ति करते हैं, स्कूल नहीं खोल पाते हैं, किसी राज्य में तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। ये स्कूलों को कबाड़ा खाना कहते हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानवीरों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनको सद्बुद्धि होनी चाहिए। मैं इस बात को एक अच्छा संकेत मानता हूं कि राजनीतिक दलों में, अलग अलग सरकारों में अब इस बात को लेकर होड़ मची है कि कौन कितने स्कूल बनाता है, किसके बनाए गए स्कूल कितने बेहतर हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में स्कूलों की हालत बहुत खराब है। 75 साल के बावजूद देश में आज भी ऐसे स्कूल हैं जो टेंट में चलते हैं, जहां बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, जहां टीचर्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। इसलिए अगर ये बात इशू बनती है, इसको लेकर होड़ मचती है, तो एक अच्छी बात है। महाराष्ट्र के अमरावती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा काफी बार चर्चा में रहती हैं और आज फिर वो चर्चा में रही। नवनीत राणा की पुलिस स्टेशन में थाना इंचार्ज से जबरदस्त नोकझोंक हुई। असल में नवनीत राणा को शक था कि थाना इंचार्ज ने उनका फोन रिकॉर्ड किया है, टैपिंग की है। इसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां जमकर हंगामा हुआ। असल में अमरावती में 19 साल की एक लड़की लापता हो गई है। लड़की के परिवार वालों का कहना था कि उनकी लड़की को एक मुस्लिम लड़का भगा कर ले गया। लड़की के परिवार वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद
लड़के के परिवार वाले नवनीत राणा के पास पहुंचे। नवनीत राणा ने अमरावती के राजापेट थाने के इंचार्ज को फोन किया। आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने को कहा। उसी वक्त नवनीत राणा को लगा कि पुलिस अफसर उनका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद नवनीत राणा लड़की के परिवार और सपोर्टर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। नवनीत राणा का गुस्सा तो जायज है। अगर पुलिस अफसर ने उनका फोन रिकॉर्ड किया तो ये ठीक नहीं है, लेकिन नवनीत राणा की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ती हैं, लोगों की बात सुनती हैं और उनकी मदद करने की कोशिश भी करती हैं। जम्मू कश्मीर में आज एक पॉलिटिकल पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान जो हुआ वो देखने लायक है। पॉलिटिकल पार्टी की रैली के लिए खाने पीने के सामान का, पानी की बोतल्स का अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। असल में जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी को चुनाव आयोग से 15 दिन पहले ही मान्यता मिली है। मान्यता मिलने के बाद पार्टी ने अपनी रैली की। श्रीनगर के शेरे कश्मीर पार्क में हुई इस रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटी। पार्टी ने ड्रग्स फ्री, करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री कश्मीर का नारा दिया। भीड़ देखकर पार्टी के चेयरमैन संजय कुमार काफी खुश हुए, लेकिन जैसे ही रैली खत्म हुई और लोगों से रिफ्रेशमेंट लेने के लिए कहा गया तो लोगों के लिए जो बिस्किट, केले और पानी की बोतल्स रखी गई थी वो सारी लूट ली गई। लोगों को जैसे ही पता चला कि खाने पीने का सामान कहाँ रखा है, लोग उस तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने केलों के क्रेट उठा लिए और कुछ लोग पानी की बोतल के पूरे पैकेट उठाकर ले गए। अब कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी बनाने वालों को सोचना पड़ेगा, जब रैली करें तो खाने पीने का, पानी का इंतजाम करें या ना करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।